Hello students, today I'll be telling about bricks. What is the meaning of bricks? As all of you know about brick is a one type of rectangular block which is actually used in the construction. ठीक है, brick एक construction material है या material of construction है. brick के जो bottom surface है, बॉटम सरफेस इन द सेंस ये वाला जो फेस है वो फ्लैट होता है, लेकिन जो टॉप सरफेस होता है उसमें एक इंडेंट होती है, इंडेंट या एक निशान होता है जिसको हम लोग फ्रॉग कहते हैं. और वही जो फ्रॉग है, द फ्रॉग विल बी ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर डीप. मतलब 1 सेंटीमीटर से लेके 2 सेंटीमीटर तक ये गहरा होता है फ्रॉग. और साथ में जो ब्रिक्स होते हैं इनके दो फेसेस होता है. एक फेसेस का नाम है हेडर फेस एंड दूसरा फेस का नाम होता है स्ट्रक्चर फेस. ठीक है, जो लंबा वाला फेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर फेस एंड द छोटा वाला जो फेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग हेडर फेस. नेक्स्ट, brick. A brick is सभी को पता है, a brick is rectangular in shape and of size that can be conveniently handled with one hand. जो एक हाथ से भी हम लोग उठा सकते हैं उसको या हैंडल कर सकते हैं, और ये रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं. brick may be made of burnt clay or mixture of sand and lime or Portland cement concrete. मतलब brick जो है या तो ये चिकना मिट्टी से बना हुआ है या तो वो उसको हम लोग बना सकते हैं सैंड एंड लाइम के साथ, या तो पोर्टलैंड सीमेंट से भी हम लोग ब्रिक्स बनाते हैं, जो कि अलग अलग टाइप ऑफ ब्रिक्स होते हैं. जैसे क्या होता है एएसी ब्रिक्स, ठीक है, या तो लाइट वेट कंक्रीट ब्रिक्स. ठीक है, उसके बाद क्ले ब्रिक्स आर commonly used since these are economical and easily available. जो ब्रिक चिकना मिट्टी से बनता है वो ज्यादा क्या है, इकोनॉमिकल होता है, सस्ता पड़ता है और इजीली अवेलेबल होते हैं, जिसके कारण ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है. इसके बाद ब्रिक्स का जो साइजेस है इनके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को इन डिटेल्स. ब्रिक्स का जो साइजेस है, एक पहला वाला जो ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज है वो हो गया 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर साइज. ये हो गया स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक. लेकिन कभी कभार हम लोगों को एग्जाम्स में पूछा जाता है व्हाट विल बी द नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक. The nominal size of the brick is actually the maximum size of the brick, that is the standard size of the brick with mortar. जब standard size के साथ हम लोग mortar को दोनों को मिला के हम लोग बताएंगे तो that size is known as the nominal size of brick. तो जो nominal size of brick होगा वो होगी 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर. ठीक है, एक एक सेंटीमीटर हर तरफ हमें बढ़ानी है, लेंथ वाइज, विड्थ वाइज एंड हाइट वाइज. उसके बाद नेक्स्ट हो गया आप लोगों का कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक. ये जो कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक है उसको हम लोग कभी कभार ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक्स भी बोलते हैं. सो आइदर द ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक या तो कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक्स इज 22.4 into the 11.4 into the 7.6 सेंटीमीटर साइज. नेक्स्ट है कॉमन ब्रिक्स या फील्ड ब्रिक्स और कंट्री ब्रिक्स. ये जो भी ब्रिक्स है इस ब्रिक्स से हम लोग घर बनाते हैं, तो इसीलिए हम लोग कभी कभार कहते हैं कि हम लोग का जो घर का वॉल्स होते हैं या तो 9 इंची का होता है या तो 4.5 इंच का होता है. 9 इंची का मतलब है फुल ब्रिक वॉल एंड 4.5 का मतलब है हाफ ब्रिक वॉल. तो दिस ब्रिक इज ऑफ डायमेंशन इज इन इंचेस, 9 इंची बाय 4.5 इंच बाय 3 इंच. These bricks are known as country bricks or field bricks. इसके बाद है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स. द ब्रिक्स आर, जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स है वो वेरियस टाइप्स में
क्लासिफाई होके रखा है, दैट इज ब्रिक्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स, दैट इज ब्रिक्स पहला क्लासिफिकेशन है ऑन फील्ड प्रैक्टिस, फील्ड के हिसाब से ब्रिक्स क्लासिफाई होके रखा है, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक एंड फोर्थ क्लास ब्रिक, 4 टाइप्स। उसके बाद अगर स्ट्रेंथ के ऊपर देखा जाए तो ब्रिक्स आर क्लासिफाइड फ्रॉम 3.5 टू 35 MPa मेगा पास्कल, ठीक है। अगर स्ट्रेंथ के ऊपर देखा जाए तो 3.5 से लेके 35 तक MPa तक क्लासिफाई होके रखा है। और अगर ब्रिक्स को देखा जाए, ब्रिक्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज, अगर यूज के ऊपर देखा जाए तो ब्रिक्स कैसे क्लासिफाई होके रखा है, एक तो बेसिस के ऊपर कितना होगा, यूज के ऊपर होगा, एक तो कॉमन ब्रिक्स, इंजीनियरिंग ब्रिक्स पहला है, इंजीनियरिंग ब्रिक्स, फेसिंग ब्रिक्स एंड कॉमन ब्रिक्स। जो कॉमन ब्रिक्स होता है इनका स्ट्रेंथ सबसे कम होता है, दैट इज 3.5 MPa जो होगा ना, दिस ब्रिक्सेस आर एक्चुअली नोन एज द कॉमन ब्रिक्स। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बिग ब्रिक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स, टाइप्स के ऊपर भी क्लासिफाइड होके रखा है, जैसे होलो ब्रिक्स, परफोरेटेड ब्रिक्स, सॉलिड ब्रिक्स एंड सेलुलर ब्रिक्स। जो जितने भी ब्रिक्स हैं इनके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या क्या फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ब्रिक्स है, किसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, कौन सा इंजीनियरिंग ब्रिक्स है, फेसिंग ब्रिक्स है, सॉलिड ब्रिक्स है, होलो ब्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट इनका कंपोजिशन के बारे में बताते हैं हम लोग को। कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स, देखिए ब्रिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है जो कि मिलके ब्रिक्स बनता है, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा जो होता है, आप लोगों को एक शब्द याद रखनी है, SAL। एस का मतलब है सिलिका, सबसे सिलिका, फिर एल्यूमिनिया, फिर लाइम, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा होता है, सिलिका, एल्यूमिना एंड लाइम। सिलिका सबसे ज्यादा 50 to 60%, एल्यूमिना हो गया 20 to 30%, लाइम हो गया 4 to 5%, फिर उसके बाद आयरन ऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ आयरन हो गया 5 to 6% एंड मैग्नीशिया हो गया 1%। उसके बाद बहुत सारा चीजें भी रहता है, जैसा हो गया सोडा, जैसे हो गया एल्केलिस हो गया, सॉल्ट पीटर हो गया, रेयर परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल दिस मटेरियल्स, तो ये सब भी रहता है। लेकिन ये जो 5 कंस्टिट्यूएंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होगा ब्रिक्स के लिए, तो इसीलिए मैं इन्हीं को मेंशन करके रखा हूं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया सिलिका के बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को। सिलिका के बारे में बताऊंगा। देखिए सिलिका एक ऐसा कंस्टिट्यूएंट है जो कि सबसे ज्यादा होगा ब्रिक्स में, लेकिन इनका खासियत ये है कि सिलिका रहने के कारण क्रैक्स नहीं होगा, श्रिंकेज नहीं होगा और वार्पिंग नहीं होगा, मतलब इनमें क्रैक्स नहीं होता है बिकॉज ऑफ सिलिका, फिर श्रिंकेज नहीं होता है बिकॉज ऑफ सिलिका एंड वार्पिंग नहीं होगा बिकॉज ऑफ सिलिका। लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में ये रहेगा तो अगर ज्यादा अमाउंट पे रहेगा तब क्या होगा, तब जो भी ब्रिक्स का शेप है वो क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोहिशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और ब्रिक्स को क्या करेगा, ब्रिटल कर देगा, मतलब ब्रिक्स ब्रिटल बन जाएगा बिकॉज ऑफ द हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका। इसका मतलब जब सिलिका कुछ मात्राओं में रहेगा, जैसे सिलिका कितना होना चाहिए, 50 to 60% सिलिका होना चाहिए, अगर इतने में रहा तो ये क्रैक्स they will resist the cracks, shrinkage and warping, but if it is present more than 60% then there will be the loss of cohesion and it will makes the bricks brittle बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एल्यूमिना। एल्यूमिना का खासियत यह है कि एल्यूमिना जो है ब्रिक्स में अगर 20 से 30% रहना चाहिए, अगर एल्यूमिना 20 से 30% है तो एल्यूमिना क्या करेगा, प्लास्टिसिटी के लिए मदद करता है। मतलब क्या है कि ब्रिक्स का जो शेप हम लोग दे रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप,
वो शेप इसीलिए दे पा रहे हैं क्योंकि चिकना मिट्टी जो है वो उनमें एलुमिना होने के कारण उनको हम लोग उनके आकार दे पा रहे हैं, ब्रिक्स के आकार को दे पा रहे हैं। क्योंकि अगर प्लास्टिक नहीं हो पाता, मतलब अगर एलुमिना नहीं होता तो ब्रिक्स का शेप जो है वो बनता नहीं, वो बार बार क्या है टूट जाता और क्रैक्स हो जाती बनाने के टाइम पे। सो द शेप इज बिकॉज so it can be molded into any desired shape because of the presence of alumina. उसके बाद लेकिन अगर एलुमिना ज्यादा हो, मतलब 30% से ज्यादा, तो क्या होगा फिर क्रैकिंग होगा ब्रिक्स में और वार्पिंग होगा ड्राइंग में। सो द ब्रिक्सेस विल क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग। उसके बाद नेक्स्ट है लाइम। लाइम की खासियत क्या है? लाइम 4 से 5% से ही रहना चाहिए। और लाइम जो है वो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइम श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है। श्रिंकेज का मतलब क्या है कि अगर कोई मटेरियल उसका साइज जो है 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर श्रिंक होके वो 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, मतलब उसका शेप जो है कम हो जाना, श्रिंक हो जाना, तो श्रिंकेज को ये प्रिवेंट करता है लाइम। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में लाइम होगा तब वो क्या करेगा, फिर जो ब्रिक का शेप होगा उस शेप को वो बर्बाद कर देगा बिकॉज ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ लाइम। उसके बाद हो गया ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, लाइम। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन हेल्प्स इन गिविंग द रेड कलर टू द ब्रिक्स। देखिए जो ब्रिक्स का कलर रेडिश कलर होता है या रेडिश ब्राउन कलर होता है वो किसके कारण होगा? दिस रेडिश ब्राउन कलर विल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड दे विल ऑल्सो इवन इम्प्रोव्स द इम्परमिएबिलिटी। ठीक है, लाइम का ये खासियत है कि रेड कलर जो होता है ब्रिक्स का लाइम के कारण होना, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन के कारण होगा या आयरन ऑक्साइड के कारण होगा। इसके बाद मैग्नीशिया का काम है, मैग्नीशिया विल प्रिवेंट द श्रिंकेज एंड मैग्नीशिया विल ऑल्सो इम्पार्ट्स द येलो टिंट इन ब्रिक। देखिए कभी कभार क्या होगा, येलो कलर का जो येलोइश कलर जो बनता है ब्रिक्स का because of the presence of magnesia, and magnesia will also prevent the shrinkage. उसके बाद नेक्स्ट है what are the harmful ingredients in bricks। क्या क्या ब्रिक्स में नहीं रहना चाहिए? देखिए एक हो गया लाइम जो है ब्रिक्स में नहीं रहना चाहिए, लाइम स्लैकिंग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रिक्स में लाइम स्लैकिंग हो गया तो जिसके कारण क्या होगा, ब्रिक्स का जो साइज है वो बढ़ जाएगा और जिसके कारण क्या हो जाएगा, क्रैकिंग हो जाएगा और ब्रिक्स टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और ब्रिक्स का कलर जो है येलोइश बन जाएगा रेड कलर से बिकॉज ऑफ द लाइम स्लैकिंग। उसके बाद आयरन पाइराइट्स और एल्केलीज। आयरन पाइराइट्स होने के कारण क्या बनेगा फिर, बिकॉज ऑफ आयरन का पाइराइट्स इट लीड्स टू क्रिस्टलाइजेशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक्स। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है ब्रिक्स का जो एजेस वगैरह है वो पाउडर फॉर्म बन जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन पाइराइट्स, और ब्रिक्स फाइनली टूट जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन पाइराइट। सो फाइनली लाइम स्लैकिंग भी नहीं होना चाहिए, आयरन पाइराइट्स भी नहीं होना चाहिए और एल्केलीज के कारण क्या होगा, इफ्लोरोसेंस होगा जो कि होना नहीं चाहिए, सफेद सफेद कलर दिखाई देगा ब्रिक्स के कारण, तो वही सफेद सफेद कारण एल्केलीज के कारण दिखाई देता है, तो वो एल्केलीज इसीलिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, एल्केलीज के कारण सबसे इंपॉर्टेंट इफ्लोरोसेंस होता है, आयरन पाइराइट से सबसे इंपॉर्टेंट क्रिस्टलाइजेशन होता है और स्लैकिंग के कारण होता है क्रैकिंग एंड डिसइंटीग्रेशन। तो ये मेन पॉइंट्स है जो कि इसीलिए ये सारा मटेरियल्स होना नहीं चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है पेबल्स ऑफ स्टोन। इवन जो है harmful ingredients in bricks, the various harmful ingredients in bricks are pebbles or stones। फोर्थ वाला
स्टोन्स या छोटा छोटा पत्थर जो है वो ब्रिक्स में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो रहेगा तो ब्रिक्स का जो शेप है वो उसमें क्या होगा, उसमें पोरोसिटी बढ़ जाएगा और ब्रिक्स आसानी से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनिक एंड वेजिटेबल मैटर, मतलब पेड़ पौधा वगैरह या जानवर वगैरह जो मर जाता है, सिर जाता है, सिरने के बाद वो जमीन में रह जाएगी, फिर वो सारा चीजें वो क्या है, वो नहीं रहना चाहिए। ब्रिक्स जो भी चिकना मिट्टी है जिससे बनता है उसमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें रह गया फिर क्या होगी, फिर जिसके कारण क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैसेस ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन। जब वो अगर वो रह गया, फिर रहने के अगर वो रह गया तो क्या होगी, फिर उसमें जब वो बन जाएगा तो उससे क्या होगा, फिर गैस जो है वो गैस प्रोड्यूस होगी अंदर, और वही गैसेस क्या होगा, बाहर आने की कोशिश करेगा, जिसके कारण बहुत सारा वॉइड्स बनेगा ब्रिक्स में, और जिसके कारण क्या होगा, उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी और ब्रिक्स का क्वालिटी खराब हो जाएगा। मतलब मान के चलिए एक ब्रिक्स है, उसमें अगर वेजिटेबल मैटर या ऑर्गेनिक मैटर रहेगा तो उसके अंदर गैस फॉर्म होगा और वो गैस बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे ये सारा वॉइड्स बनेगा, और अगर ये वॉइड्स बना तो ये क्या हो जाएगी, द ब्रिक्स विल बिकम पोरस, पोरस बन जाएगा, तो इसीलिए ये नहीं रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है? द फर्स्ट प्रोसेस इज द प्रिपरेशन ऑफ क्ले, सेकेंड प्रोसेस इज द मोल्डिंग, थर्ड प्रोसेस इज ड्राइंग एंड फोर्थ प्रोसेस इज बर्निंग। पहले हम लोग नीडिंग करते हैं या मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग करने के बाद उसको हम लोग आकार देते हैं, आकार देने के बाद उसको हम लोग सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसको हम लोग भट्टी में उसको जलाते हैं एट ए टेम्परेचर ऑफ 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड में जलाते हैं। तो चलिए एक बार डिटेल्स में पढ़ लेते हैं इसको। प्रिपरेशन ऑफ क्ले, प्रिपरेशन ऑफ क्ले कैसे किया जाता है? पहले हो गया अनसोलिंग, उसके बाद डिगिंग, देन क्लीनिंग, देन वेदरिंग। सबसे एक चीज देखिए आप लोग, पहले तो क्या करना है, जो जमीन के ऊपर के 200 mm या 20 सेंटीमीटर का जो सॉइल होता है, वो ऊपर के सबसे खराब सॉइल होता है, उस सॉइल को हम लोग क्या करेंगे, पहले खोदेंगे, अप टू 20 सेंटीमीटर खोद के उसको फेंक देंगे। फेंकने के बाद जो नीचे का सॉइल रहेगा, उस सॉइल को हम लोग, उस मिट्टी को हम लोग यूज करेंगे बनाने के लिए। फिर क्या करेंगे, द सॉइल इज डग आउट एंड स्प्रेड ओवर द लेयर फाइल्ड टू प्रिपेयर इट फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ क्लीनिंग इम्प्यूरिटीज। उसके बाद 20 सेंटीमीटर के ऊपर का लेयर को फेंक दिया, फिर 20 सेंटीमीटर के नीचे का जो लेयर है सॉइल के, उसको लेंगे, लेने के बाद उसको हम लोग साफ करेंगे। फिर जैसे पेड़ पौधे वगैरह या पत्थर वगैरह, कंकर वगैरह जो है, उनको हम लोग हटाएंगे, हटाने के बाद उसको हम लोग यूज करेंगे। आफ्टर क्लीनिंग द क्ले इट इज इम्पोज टू द एटमोस्फेयर फॉर फ्यू वीक्स और टू फ्यू मंथ्स फॉर इट इज सॉफ्टनिंग, राइपनिंग एंड हार्ड एंड वेदरिंग। जो भी पहले 20 सेंटीमीटर लेयर को हम लोगों ने फेंक दिया, फेंकने के बाद जो नीचे की लेयर है उसको साफ करके रख देंगे एटमॉस्फेयर में, ताकि वो सूखे, और जितने भी मिट्टी है वो थोड़ा क्या होगा, वो नीचे जो थोड़ा टाइट था वो ऊपर आने के बाद, सुखाने के बाद वो सॉफ्ट बनेगा, क्योंकि उसमें बारिश वगैरह भी गिरेगा। तो इस तरीके से क्या करना है, मिट्टी को ऊपर रख देना है कुछ दिनों के लिए या तो कुछ महीनों के लिए ब्रिक्स को बनाने से पहले। उसके बाद ब्लेंडिंग करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ क्ले, क्ले को कैसे प्रिपेयर करेंगे, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग इज द प्रोसेस इन व्हिच डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक आर इज स्प्रेड ओवर द वेटेड क्ले इन डेफिनिट प्रोपोर्शन एंड मिक्स्ड। इसको हम लोग मिक्स करेंगे, जो क्ले होगा ना, क्ले को हम लोग मिक्स करेंगे। उसके बाद टेम्परिंग करेंगे। टेम्परिंग इज द प्रोसेस इन व्हिच requested degree of hardness is induced in the brick art to make it suitable for the next operation of molding. Tempering of the brick is done in pug mill. अब देखिए उसके बाद जो भी मिट्टी है, चिकना मिट्टी को हम लोग थोड़ा बहुत जितना ताकत चाहिए उसका ताकत देने के लिए हम लोग उसको टेम्पर करेंगे, टेम्परिंग करेंगे, ताकि उसको कोई भी शेप में हम लोग कन्वर्ट कर सके। सो ब्लेंडिंग एंड टेम्परिंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हो गया
मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स मतलब उसको आकार देना। द प्रोसेस ऑफ गिविंग डिजायर्ड शेप एंड साइज ऑफ द ब्रिक इज टर्म्ड एज मोल्डिंग। स्टील और वुडन मोल्ड्स आर यूज्ड। देखिए स्टील का या तो लकड़ी का या तो स्टील का फॉर्मा होता है। फार्मा में हम लोग क्या करेंगे, ब्रिक्स को जब रख देंगे तो वो ब्रिक्स की आकार ले लेगा और इसी तरीके से क्या है मोल्डिंग किया जाता है ब्रिक्स को। And which is approximately 8 to 12% greater than the size of the bricks in order to account for its shrinkage। और एक चीज आप लोग को ध्यान रखना है, जो भी उसकी फॉर्म वर्क होता है ब्रिक्स को बनाने के लिए, उसका जो शेप होता है वो हमेशा 8% से लेके 12% तक ज्यादा होता है, क्योंकि बाद में सूखने के बाद ब्रिक का जो शेप है वो 8% से लेके 12% तक क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। तो पहले शेप जो बनता है वो ज्यादा बनता है, गर्म होने के बाद वो श्रिंक होके फाइनली 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर का ब्रिक्स बनेगा। व्हाट इज द थ्रेड, उसके बाद उसके ऊपर फ्रॉग भी लगाया जाता है। सभी को पता होगा फ्रॉग जो होता है, जैसे के लिखा रहता है, एम के लिखा होता है, मतलब क्या है, जो भी मैन्युफैक्चरर होता है उसका निशान बैठाया जाता है फ्रॉक के ऊपर। और फ्रॉक का डायमेंशन है 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर डीप। ये मैंने ऑलरेडी बता के रखा है आप लोगों को फर्स्ट स्लाइड में ही कि 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर होते हैं फ्रॉक का डेप्थ। इसके बाद नेक्स्ट है मोल्डिंग ऑफ क्ले। मोल्डिंग ऑफ क्ले, मोल्डिंग ऑफ द ब्रिक्स कैन बी डन विद द हेल्प। कैसे हम लोग ब्रिक्स को आकार देते हैं, विद द हेल्प ऑफ हाथों से या तो मशीन से उसको माउल्ड किया जाता है, उसका आकार दिया जाता है या तो हाथों से या तो मशीन से। और उसके बाद हैंड माउल्डेड ब्रिक्स, जो भी हाथों से बनाया जाता है उसका 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा, एक हो गया आप लोगों का टेबल माउल्डेड ब्रिक्सेस, एक हो गया टेबल माउल्डेड ब्रिक्सेस, एक हो गया ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्सेस। क्वालिटी का अगर देखा जाए तो टेबल माउल्डेड ब्रिक्सेस जो होता है इनका क्वालिटी ज्यादा अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू द ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्सेस। उसके बाद मशीन से बनाया जाता है मशीन मोल्डेड। मशीन मोल्डेड के 2 टाइप्स होते हैं, एक हो जाते हैं प्लास्टिक क्ले मोल्डेड ब्रिक्सेस और एक हो जाता है ड्राई क्ले मोल्डेड। एक हो गया प्लास्टिक और दूसरा हो गया ड्राई क्ले। प्लास्टिक क्ले मोल्डेड ब्रिक्सेस एंड ड्राई क्ले मोल्डेड ब्रिक्सेस। क्वालिटी ऑफ ड्राई क्ले मोल्डेड ब्रिक, और अगर इन दोनों के बीच में देखा जाए प्लास्टिक क्ले मोल्डेड ब्रिक्सेस एंड ड्राई क्ले मोल्डेड ब्रिक्सेस, the quality of the plastic clay molded bricks are more good or far better than that of the dry clay molded bricks। उसके बाद हो गया ड्राइंग। molded bricks if are directly burned without drying are too liable to get cracks due to excessive shrinkage, hence its drying is carried out before the burning of pressure in which moisture content of the brick is reduced up to 2%। इसका मतलब क्या है, ब्रिक्स को फिर अभी सुखाया जाएगा, ड्राई किया जाएगा। जो जितने भी मोल्डेड ब्रिक्स है उनको क्या किया जाएगा, जो भी ब्रिक्स हम लोगों ने पहले तो हम लोगों ने चिकना मिट्टी को बनाया, फिर उसको आकार दिया, आकार देने के बाद उसको सुखाएंगे, डायरेक्टली जला नहीं देंगे, क्योंकि डायरेक्टली अगर उनको हम लोगों ने जला दिया तो उसमें क्या होगा, एक्सेसिव श्रिंकेज होगा, उनके शेप जो है वो ज्यादा ही छोटा हो जाएगा और क्रैक्स प्रोड्यूस होगा और ब्रिटल बन जाएगा। तो इसीलिए उसको क्या करना है, ऐसे ही एटमॉस्फेयर में सूखने देना है। आर्टिफिशियली सुखाते हैं या नेचुरली सुखाते हैं। अब सूखने के बाद इनका जो है उनको भट्टी में हम लोग जलाएंगे, सुखाने के बाद ही। नेक्स्ट प्रोसेस इज बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। बर्निंग ऑफ ब्रिक्स जो है उनको हम लोग बर्न करेंगे, या तो ओवर बर्न होगा या तो अंडर बर्न होगा। ओवर बर्न का मतलब है जमा ब्रिक्स 4th क्लास ब्रिक, एंड अंडर बर्न का मतलब है हम लोग के 3rd क्लास ब्रिक्स या 2nd क्लास ब्रिक्सेस और अंडर बर्न ब्रिक्सेस, जिनका कलर जो है रेड के बजाय येलो कलर होगा, क्योंकि वो जला नहीं है कंप्लीटली। और इनको जलाया जाता है एट अ टेम्परेचर ऑफ, मैंने ऑलरेडी बता कर रखा है आप लोगों को, एट अ टेम्परेचर ऑफ 800 डिग्री सेंटीग्रेड टू
1200 डिग्री सेंटीग्रेड, दो टेम्परेचर है, और 1100 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। ठीक है, बर्निंग कहाँ कहाँ पे किया जाए, दो चीजों में बर्निंग किया जाता है, एक तो किल्न है, एक तो क्लैंप है। किल्न में भी किया जाता है और क्लैंप में भी किया जाता है बर्निंग। फिर उसके बाद बर्निंग ऑफ द ब्रिक्सेस इन क्लैंप, ये हो गया आपका क्लैंप जिसमें बर्निंग किया जाता है। trapezoidal section of ground is taken and longer side is raised to 15 degree। ठीक है, इनको इसी तरीके से हम लोग ब्रिक्स को रखेंगे और ब्रिक्स को नीचे से जलाएंगे। सो दिस वन इज नोन एज द trapezoidal form of, this one is known as the trapezoidal form of trapezoidal form। उसके बाद 15 डिग्री में रखना चाहिए। कितने डिग्री में रखना चाहिए ये भी देखना होगा। 15 डिग्री में ए ब्रिक वॉल इज इन मड इज कंस्ट्रक्टेड अलोंग द शॉर्टर साइड एंड द फ्यूल लेइंग हैविंग थिकनेस ऑफ, ये एक्चुअली प्रोसेस है आप लोगों का क्लैंप बर्निंग में। नेक्स्ट प्रोसेस हो गया आप लोगों का, यहाँ पे क्या क्या यूज किया जाता है। फ्यूल यूज फॉर बर्निंग आर वुड, राइस हस्क, काऊ डंग, कोयला, कोल या डस्ट। उसके बाद क्लैम्प्स में क्या होगा, बर्निंग रॉ ब्रिक्सेस 3 लेयरों में बिछाया जाता है और उसके नीचे जो है फ्यूल दिया जाता है, और ये 15 डिग्री में, ये तीनों लाइनें 15 डिग्री में इंक्लाइंड होकर रखा है। इसके बाद नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ द ब्रिक्सेस इन किल्न। किल्न में बर्न किया जाता है। किल्न्स आर लार्जर sizes which are greater than that of the clamps। उसके बाद supply of the bricks from these kilns may be either be continuous or intermittent। There are two kind of kilns, intermittent kilns and the continuous kilns। There are two kind of kiln, intermittent kiln or continuous kiln। उसके बाद burning of bricks in the kiln, बर्निंग ऑफ ब्रिक्सेस इन द किल्न, ब्रिक्स को बर्न किया जाता है किल्न में। इंटरमिटेंट क्लीन है, बर्निंग ऑफ ब्रिक्सेस इन क्लीन, इंटरमिटेंट क्लीन के बारे में बता दिया और कॉन्टिन्यूअस क्लीन के बारे में बता दिया। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस क्लीन के टाइप्स क्या क्या है, एक हो गया बुलट्रेंस क्लीन, उसके बाद नेक्स्ट हो गया हॉफमैन्स क्लीन, और तीसरा हो गया आप लोगों का टनल क्लीन। ये 3 टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूअस क्लीन हो गया। हॉफमैन्स क्लीन, दिस वन इज द टनल क्लीन, दिस वन इज द हॉफमैन्स क्लीन एंड दिस वन इज द बुलट्रेंस क्लीन। ये 3 टाइप ऑफ क्लीन हो गया। उसके बाद क्वालिटी, ब्रिक्स के जो क्वालिटी टेस्टिंग होता है इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इनके बारे में मैं डिटेल्स में नहीं आप लोगों को पढ़ाया, क्योंकि ये कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, ना कि एसएससी वगैरह, ना कि एईएन जेईएन, ना कि गेट में इसके बारे में कुछ पूछा जाता है, तो इसीलिए मैं इसके डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ डिटेल्स में, क्वालिटी टेस्टिंग या क्वांटिटी, दैट इज क्वांटिटी या क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स। देखिए ब्रिक्स जो है वो हमेशा सबसे अच्छा वाला ब्रिक्स होता है टेबल माउल्डेड ब्रिक्सेस या वेल बार्न्ड ब्रिक्सेस, और जो कि टेबल माउल्डेड या वेल बार्न्ड ब्रिक्सेस हमेशा उनमें हमेशा क्रैक्स नहीं होगा। दिस ब्रिक्सेस आर एक्चुअली द फर्स्ट क्लास ब्रिक्सेस। और उसके बाद डायमेंशन टेस्ट अगर किया जाए तो कन्वेंशनल साइज हो गया 22.4 इंटू 11.4 इंटू 7.6 स्टैंडर्ड साइज, दिस इज द नॉमिनल साइज विथ मोर्टार। वेट ऑफ, देखिए ये भी चीज आप लोगों को याद रखना है, जो एक ब्रिक होगा उसका जो वेट होता है 3 kg होता है। एक ब्रिक का जो वेट होगा 3 kg होगा। और दूसरा चीज याद रखना है 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक, और आपको ये भी याद रखना है 1 मीटर क्यूब में 500, 1 मीटर क्यूब में 500, सॉरी दोनों चीज मैं आपको और एक बार बता देता हूं अच्छी तरह, सॉरी। देखिए एक तो हो गया आप लोगों का
1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक्स रह सकता है? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 500 ब्रिक्स रह सकता है। ये बहुत बार पूछा गया है कि कितना ब्रिक्स, 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक्स। और दूसरा चीज है, एक ब्रिक का जो वेट है वो 3.5 किलो होगा। 3.5 किलो, 3 किलो नहीं, 3.5 किलो। तो अगर हम लोगों को देखा जाए तो 1 मीटर में कितना वेट होगा? 3.5 इंटू 3.5 किलो इंटू, अगर 3.5 से अगर मैं 500 मल्टीप्लाई करूंगा तो लगभग क्या हो जाएगी? लगभग 1750 आएगा या तो 1800 केजी आएगा। इट मीन्स 1 मीटर क्यूब में 1800 केजी का ब्रिक्स रहता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। एक तो 1800 केजी 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक्स, और एक ब्रिक का वेट है 3.5 केजी। ठीक है। उसके बाद हो गया साउंड टेस्ट। साउंड टेस्ट का मतलब क्या है? 2 ब्रिक्स को हमें क्या करानी है? टक्कर लगवानी है। 2 ब्रिक्स लेना है और 2 ब्रिक्स को लेके उन दोनों ब्रिक्स को अपने आप से टक्कर करवानी है, उनको स्ट्रक करानी है। जब स्ट्रक कराएंगे उनसे एक साउंड आएगा। दैट साउंड इज द मेटेलिक और रिंगिंग साउंड। अगर मेटेलिक साउंड आया या रिंगिंग साउंड आया तो ये दिस ब्रिक्सेस आर द गुड ब्रिक्सेस, अच्छा ब्रिक्स होगा, या तो फर्स्ट क्वालिटी ब्रिक्सेस होगा या तो अच्छा ब्रिक्सेस होगा। स्ट्रक्चर टेस्ट द ब्रिक्स। उसके बाद स्ट्रक्चर टेस्ट है कि द ब्रिक्सेस जो होता है उनका जो साइजेस होता है यूनिफॉर्म साइजेस होना चाहिए। ब्रिक्सेस का साइजेस यूनिफॉर्म होना चाहिए और उनमें ज्यादा वॉइड्स नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके बाद वाटर एब्जॉर्प्शन। उसके बाद पानी में भिगवा के रखेंगे 24 घंटा के लिए। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है वो 20% पानी को एब्जॉर्ब कर पाएगा, ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। जो सेकेंड क्लास ब्रिक है वो 22% पानी को एब्जॉर्ब कर पाएगा, और जो थर्ड क्लास ब्रिक्सेस होगा वो 25% पानी को एब्जॉर्ब कर पाएगा। इसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगा फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का वो 10 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। सेकेंड क्लास ब्रिक्स का होगा 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और थर्ड क्लास, सॉरी ये 3.5 नहीं है, एक्चुअली ये 5.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए थर्ड क्लास ब्रिक्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है फर्स्ट क्लास का 10 से लेके 10.5 एमपी है, दूसरा वाला हो गया 7 से लेके 7.5 एमपी है, तीसरा वाला हो गया 5 to 5.5 एमपी है। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास ब्रिक्सेस। और कभी कभार पूछा जाता है एग्जाम्स में कॉमन ब्रिक्स का स्ट्रेंथ कितना है। कॉमन ब्रिक्स का जो स्ट्रेंथ होगा वो हो जाएगा 3.5 एमपीए। 3.5 एमपीए। तो ये हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक्स। उसके बाद टफनेस टेस्ट। टफनेस टेस्ट का मतलब है जो भी ब्रिक्स है वो ब्रिक्स हमें क्या करना है, 1 मीटर हाइट से गिरानी है ग्राउंड लेवल पे। अगर 1 मीटर से गिरा दिया, 1 से लेके 1.2 मीटर से गिरानी है, अगर गिरा दिया और वो टूट गया देन दोज आर नॉट टफ एनफ। बट अगर नहीं टूटा तो वो टफ है ब्रिक्सेस। इसके बाद हो गया हार्डनेस ऑफ द ब्रिक्सेस। हमें ये करना है कि ब्रिक्स हार्ड है कि नहीं है। उसके कारण हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें ब्रिक्स लेना है, ब्रिक्स लेके ब्रिक्स के ऊपर नाखून से हमें स्क्रैच लगानी है। अगर ब्रिक्स में स्क्रैच रह जाएगा तो दिस ब्रिक्सेस आर नॉट हार्ड एनफ। बट अगर स्क्रैच नहीं रहा तो वो हार्ड ब्रिक्स हो जाएगा, गुड ब्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद एल्केली टेस्ट। एल्केली टेस्ट का मतलब है कि हमें ब्रिक्स को क्या करना है, पानी में 24 घंटे के लिए रख देना है और ब्रिक्स को पानी एब्जॉर्ब करने देना है। फिर हमें ब्रिक्स को फिर से पानी में रखेंगे और एब्जॉर्ब करने देना है। जब ब्रिक्स पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमें देखने को ये मिलेगा कि ब्रिक्स के ऊपर और या तो फेसेस में या तो साइड्स में हल्का हल्का क्या है, सफेद सफेद कलर की मार्क आ रहा है। और अगर सफेद कलर की मार्क आ रहा है इसका मतलब है देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ब्रिक्स। इट मीन्स देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ब्रिक्स। इट मीन्स क्या है, ब्रिक्स में इफ्लोरोसेंस है।
ये चीज आप लोगों को याद रखना है कि ब्रिक्स में जो सफेद सफेद मार्क दिखाई देगा, इसका मतलब है इफ्लोरोसेंस, और ये एल्केलिस के कारण होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया आप लोगों का डिफेक्ट्स इन ब्रिक्स। ब्रिक्स में क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है? एक डिफेक्ट हो गया ओवर बर्निंग के कारण। जब ब्रिक्स को हम लोग ज्यादा जलाएंगे, जिसके कारण क्या हो गया, ये ब्रिक्स कहीं पे भी हम लोग कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। इनका जो शेप है वो ज्यादा क्या हो जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगा उनमें, और इनका शेप छोटा हो जाएगा ड्यू टू द ओवर बर्निंग। और वो ब्रिक्स ओवर बर्निंग करने से इवन ब्रिटल बन जाता है। फिर अंडर बर्न्ड ब्रिक्सेस, अंडर बर्न्ड ब्रिक्सेस का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो कम होता है, हार्डनेस भी कम होगा, उसके बाद टफनेस भी कम होगा, और उनका जो अंडर बर्न्ड ब्रिक्स होता है, इनका कलर जो होता है वो लिटिल बिट येलोइश कलर होता है, क्योंकि वो अंडर बर्न्ड ब्रिक्स है। उसके बाद ब्लैक कोर, व्हेन ब्रिक क्ले containing bituminous matter or carbon and it is underburned, it is called as black core। इसका मतलब है ब्रिक्स का जो इंडेंट है उसमें हम लोग या तो मोर्टर रख देंगे, या तो बिटुमिन का मटेरियल रख देंगे। रखने के बाद क्या होगा, वो टोटली जला नहीं है। सो such kind of bricks are called as the black core। उसके बाद छाप्स का मतलब क्या है, ये भी बहुत बार आ चुका है। छाप्स का मतलब क्या है, जब ब्रिक्स के ऊपर पानी गिरेगा तो ब्रिक्स का जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाएगा। द डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ द ब्रिक्सेस बिकॉज ऑफ द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द हॉट ब्रिक्सेस। जब हॉट ब्रिक्सेस के ऊपर बारिश गिरेगा तो ब्रिक्स का जो शेप खराब हो जाएगा। दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज द छाप्स। चेक्स और क्रैक्स, this defect may be because of lumps of lime or excess of the water। in case of the lumps of lime, when bricks comes in contact with water, the absorbed water reacts with lime nodule causing expansion and a consistent disintegration of bricks। देखिए ब्रिक्स में क्या होता है, कभी कभार लम्प्स ऑफ लाइम होगा, और लम्प्स ऑफ लाइम होने के कारण ब्रिक्स क्या करेगा, पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और ज्यादा एब्जॉर्ब करने के बाद ब्रिक्स का जो शेप है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद क्या हो जाएगी, इनमें क्रैक्स आ जाएगा और फाइनली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, इसीलिए लाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए, लम्प्स ऑफ लाइम। उसके बाद ब्रिक्स में क्या है, आयरन स्पॉट्स। ब्रिक्स में जो है स्पॉट्स नहीं होना चाहिए। द आयरन सल्फाइड इफ प्रेजेंट इन द ब्रिक क्ले results in dark surfaces spot on the brick surfaces। such spots though not harmful are unsuitable for exposed masonry work। एक चीज भी आप लोगों को याद रखना है कि ब्रिक का जितने भी ब्रिक्स हम लोग के लैब में उनको लेके आना है, लैब में जितने भी ब्रिक्स है उनको लेके आना है। आने के बाद हमें ये देखना है कि उनमें अगर डार्क स्पॉट्स दिखाई दे रहा है, देन दीज आर एक्चुअली नोन एज द स्पॉट। और वो स्पॉट इसीलिए हार्मफुल है क्योंकि स्पॉट दिखने से हम लोग को ब्रिक्स दिखने में अच्छा नहीं होता है। सो देयर शुड नॉट बी द प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ स्पॉट्स इन द ब्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट और हार्मफुल क्या क्या है, ब्लिस्टर्स का मतलब क्या है, Blocken blisters are generally caused on the surface of sewer pipes and drainage tile due to the air imprisoned during their molding। देखिए जब हम लोग ब्रिक्स को माउल्ड करते हैं, मतलब हम लोग ब्रिक्स को जब आकार देते हैं, बनाते हैं, उस समय अगर हवा वगैरह ज्यादा ब्रिक्स के अंदर घुसेगी, मतलब हवा वगैरह चिकना मिट्टी के अंदर घुसेगा, तो जिसके कारण क्या होगा, ब्लिस्टर्स होगा। ठीक है, that one is not favorable। Laminations are caused by the entrapped air in the voids of clay। Laminations produce their thin lamina on the brick face which weather out on exposure। Such bricks are weak in structure। लैमिनेशंस भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा ब्रिक मशीनरी के ऊपर। ब्रिक मशीनरी क्या है,
ब्रिक मशीनरी में एक लॉन्गर साइड हो गया, वो एक छोटा साइड हो गया, मैंने ऑलरेडी बता कर रखा है, हेडर एंड स्ट्रेचर। उसके बाद जो हेडर फेस होता है वो हार्टिंग में यूज होता है। इसके बाद ब्रिक मशीनरी का बहुत डिफरेंट साइज होते हैं, जैसे क्या है क्विकिंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर, इनके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए क्लोजियर्स, नेक्स्ट है क्लोजियर्स, द पोर्शन ऑफ द ब्रिक्स। देखिए ये जो ब्रिक है ये सिर्फ फुल ब्रिक का हाफ ब्रिक रह गया। दिस वन इज एक्चुअली नोन एज द क्वीन क्लोजियर हाफ। ये हो गया आप लोगों का क्वीन क्लोजियर क्वार्टर, ये हो गया हाफ, ये हो गया क्वार्टर, ये हो गया किंग क्लोजियर। किंग क्लोजियर में इस सरफेस का हाफ और इस सरफेस का हाफ में हम लोग मार्क करके ये वाला पोर्शन तोड़ देंगे, तो दिस वन इज बी नोन एज किंग क्लोजियर। दिस वन इज नोन एज द बिवेल्ड क्लोजियर एंड मिटर्ड क्लोजियर। बिवेल्ड क्लोजियर का मतलब है छोटा वाला फेस का हाफ से लेके कोने तक, दिस वन इज बिवर्ड, दिस वन इज नोन एज द बिवेल्ड क्लोजियर, दिस वन इज नोन एज द मिटर्ड क्लोजियर। बिवेल्ड क्लोजियर एंड मिटर्ड क्लोजियर, किंग क्लोजियर, क्वीन क्लोजियर, क्वीन क्लोजियर को किंग क्लोजियर। इसके बाद नेक्स्ट है बैट्स। दिस पोर्शन ऑफ द ब्रेक इज नोन एज द हाफ बैट, दिस वन इज नोन एज द 3/4 बैट and this one is known as the beveled bat. This bat is known as the beveled bat. इसके बाद known as the queen. What is the queen? Queen is the interior angle at the face of the wall that is greater than 90 degree is called as the queen. This one is called as the queen. Queen is the interior angle which is greater than 90 degree for at the face of the wall is called the queen. उसके बाद मैं डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बताऊंगा। इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज द इंग्लिश बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ बीम इज एक्चुअली इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, उसके बाद इनके प्लान के बारे में डिटेल्स में देखिए। इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें हेडर, इंग्लिश बॉन्ड का मतलब है जिसमें हेडर रहेगा, पहला वाला वॉल्स में सिर्फ हेडर रहेगा, सिर्फ हेडर से बनेगा, फिर स्ट्रेचर से बनेगा, फिर हेडर, फिर दिस वन इज द स्ट्रेचर, दिस वन इज द हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर। सो ये बॉन्ड हो गया आप लोग का इंग्लिश बॉन्ड। लेकिन जब एक ही लाइन में हेडर भी रहेगा, स्ट्रेचर भी रहेगा, हेडर भी रहेगा, स्ट्रेचर भी रहेगा, तो डेट बॉन्ड इज नोन एज द फ्लेमिश बॉन्ड। देखिए इसमें ये हो गया आपका स्ट्रेचर, ये हेडर, ये स्ट्रेचर, ये हेडर। जब ऐसे ऐसे एक ही लाइन लिंक में रहेगा स्ट्रेचर एज वेल एज हेडर, that one is known as the Flemish bond। लेकिन अगर दोनों को बीच में कंपैरिजन किया जाए तो इंग्लिश बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, बट ब्यूटी वाइज ये खराब होता है। और जो फ्लेमिश बॉन्ड होता है, दिस बॉन्ड इज एक्चुअली वीकर बट दिस बॉन्ड इज ब्यूटीफुल अपीयरेंस वाइज, दिस बॉन्ड इज ब्यूटीफुल अपीयरेंस वाइज, तो इसीलिए फ्लेमिश बॉन्ड यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें हमें सिर्फ स्ट्रेचर्स यूज करना है, और ये जो स्ट्रेचर बॉन्ड है स्ट्रेचर बॉन्ड में क्या होगा, स्ट्रेचर बॉन्ड में सब स्ट्रेचर करके हमें लगवानी है। स्ट्रेचर ऑल आर स्ट्रेचर, जितने भी दिखाई देगा हम लोगों को वॉल फेस में सारा स्ट्रेचर होगा। दिस स्ट्रेचर बॉन्ड, दिस वन इज कॉल्ड एज द स्ट्रेचर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड का मतलब है सिर्फ हमें हेडर करके ही हमें लगानी है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज द हेडर बॉन्ड। उसके बाद सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्ले प्रोडक्ट्स,
कुछ इंपॉर्टेंट क्ले प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्या क्या क्ले प्रोडक्ट्स है। जैसे हो गया आप लोगों का टेराकोटा। टेराकोटा इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्ले प्रोडक्ट, ठीक है। टेराकोटा एक इम्पोर्टेंट क्ले प्रोडक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है, फर्स्ट वन इज टेराकोटा, इम्पोर्टेंट क्ले प्रोडक्ट है। दूसरा है आप लोगों का कंपोजिशन ऑफ टेराकोटा। टेराकोटा से हम लोग क्या बनाते हैं, टेराकोटा से हम लोग बनाते हैं जो भी मिट्टी का सामान होते हैं ना, मिट्टी का पॉट, फ्लावर वेसल, वो टेराकोटा से बनता है। टेराकोटा की कंपोजिशन क्या है, 50 से 60% ड्राई क्ले, ग्राउंड ग्लास 8 से 10%, क्रास्ट पोटरी 20%, क्लीन व्हाइट सैंड 10 से 20%, ठीक है। तो वो हो गया टेराकोटा। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्ले प्रोडक्ट। यही नहीं, मैं बाकी आप लोग को बस इतना ही बोलना था। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर किसी ने नहीं किया है, एंड प्लीज like and press the bell button if somebody has not pressed the bell button, and thank you for watching.